कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले जब डायनासोर भी नहीं थे, तब झारखंड की यह धरती कैसे बनी होगी और इसकी गहराइयों में कैसे छुप गया इतना बेशकीमती खजाना। क्या आप जानते हैं यहाँ का 1 किलो लोहा 28 लाख साल पुराना हो सकता है। यह राज्य सालाना 15,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार के खनिजों का लगभग 160 मिलियन टन प्रोडक्शन करता है और लगभग 3500 करोड़ रुपए का मिनरल रिवेन्यू जनरेट करता है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जो कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का प्रोडक्शन करता है। चलिए आज अनकवर करते हैं झारखंड के खनिजों का इपिक सागा। अमरेंद्र वत्स का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सबसे पहले समझते हैं ये लोहा, कोयला, तांबा वगैरह आया कहां से। दरअसल ये सब कहानी शुरू होती है लगभग 3.5 अरब साल पहले, जब हमारी धरती नई नई थी। गर्म लावा और गैसें धरती से निकली। इनमें कई धातुएं घुली हुई थी, जैसे लोहा और तांबा वगैरह। और जब ये ठंडे हुए तो विशाल चट्टानी भंडार बने। करोड़ों साल पहले झारखंड घना जंगल और दलदली इलाका था। डायनासोरों के जमाने के विशाल पेड़ गिरकर दलदल में दब गए। लाखों सालों तक गर्मी और दबाव से ये पेड़ ही कोयले में बदल गए। यही है गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स का राज। यह मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रमुख नदियों की घाटियों में पाया जाता है। यह कोयला क्षेत्र आमतौर पर दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी जैसी नदी घाटियों के किनारे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन पर। झारखंड का बैंडेड आयरन फॉर्मेशन दुनिया का सबसे पुराना जियोलॉजिकल वंडर है। यहां का लोहा दुनिया के सबसे पुराने भंडारों में से है। आज से 2.8 अरब साल पहले समुद्र में लोहे के घुले अंश और सिलिका परत दर परत जमते गए। समय के साथ ये कठोर परतें बनी, जिन्हें कहते हैं बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। राज्य में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार के लौह अयस्कों के भंडार हैं। हेमेटाइट भंडार मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और इसका भंडार 3700 मिलियन टन से अधिक है। मैग्नेटाइट भंडार पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और पलामू जिलों में स्थित है। लौह अयस्क की प्रमुख खदानें भी पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही स्थित है, जिनमें नोवामुंडी, गुवा, झिकपानी और चिरिया शामिल है। इसके अलावे मनोहरपुर, किरीबुरु और जामदा भी लौह अयस्क खनन का महत्वपूर्ण केंद्र है। बात अगर तांबे की करें तो तांबे की खानें भी बेहद पुरानी है। यहां भी ज्वालामुखी गतिविधि और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स ने चट्टानों में दरारें भरकर तांबे के अयस्क बनाए। झारखंड का इतिहास तांबे के उपयोग से जुड़ा है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता रहा है। यहाँ के कई क्षेत्रों में तांबे के औजार और सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे कि हजारीबाग जिले के करहरबारी और बरगुंडा में मुसाबनी, राखा, सुरदा खाने आदि प्रसिद्ध है। चलिए अब स्पॉट करते हैं झारखंड के मिनरल हॉट स्पॉट। बात लोहे की हो तो बात सिंहभूम की होती है, यानी जैकपॉट। नोवामुंडी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइंस है। वहीं गुवा का ओपन पिट देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। झारखंड के पास भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार है। कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है और लगभग 280 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। और यहाँ से कोक के लिए उपयुक्त बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला या काला कोयला कोयले का एक प्रकार है, जिसमें बिटुमेन या डामर नामक टार जैसा पदार्थ होता है। धनबाद का झरिया कोलफील्ड्स तो दुनिया में सबसे बेहतरीन कोकिंग कोल के लिए मशहूर है। इस कोयले से स्टील बनाई जाती है। तांबे के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है
मूसावनी माइंस एशिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड कॉपर माइंस है। राखा, सुरदा, केंदादी माइंस का भी प्रमुख स्थान है। बस इतना ही नहीं, यहाँ बॉक्साइट जो लोहरदगा गुमला में पाई जाती है, यूरेनियम जो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है, यह भारत की पहली यूरेनियम खान भी है। माइका यानी अब्रक जो कोडरमा में पाई जाती है, अब्रक की राजधानी कहलाती है। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन यह पलामू गढ़वा में पाया जाता है। ग्रेफाइट यह भी पलामू में, और ग्रेनाइट भी मिलता है। सचमुच एक खनिज स्वर्ग है। अब सवाल यह है कि धरती के भीतर छुपे इस खजाने को कैसे निकाला जाता है। यह काम बेहद जटिल और रोमांचक है। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि खनिज कहाँ है। वे जमीन का अध्ययन करते हैं, चट्टानों के नमूने लेते हैं और जियोफिजिकल सर्वे करते हैं। लेकिन जब खनिज बहुत गहराई पर होता है, तब अंडरग्राउंड माइनिंग का तरीका अपनाया जाता है। जमीन के भीतर सॉफ्ट्स या गैलरीज बनाकर खनन किया जाता है। यह ज्यादा जोखिम भरा और महंगा होता है। नोआ मुंडी की आयरन माइन और मूसावनी की कॉपर माइन इसके उदाहरण है। खान से निकाला गया अयस्क शुद्ध नहीं होता। इसे क्रश किया जाता है, वॉशिंग की जाती है, उसे अलग किया जाता है। लोहे के अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। फिर प्रोसेस्ड खनिज को भारी ट्रकों और रेलवे के रैक्स से स्टील प्लांट्स या पोर्ट पर भेज दिया जाता है। माइनिंग सेक्टर झारखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। राज्य सरकार रॉयल्टी लेती है। हजारों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है और एक्सपोर्ट के जरिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी योगदान देता है। हालांकि इस खजाने को निकालने की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। माइनिंग से जंगल कटते हैं, बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है, ओपन कास्ट माइंस से निकलने वाली धूल हवा प्रदूषित करती है, पानी में खनिजों और केमिकल्स के घुलने से वाटर पॉल्यूशन होता है, खुदाई से जमीन का कटाव और भूस्खलन का खतरा बढ़ता रहता है। साथ ही कई बार खनन के लिए आदिवासी और स्थानीय समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। उनके पुनर्वास और रोजगार की चुनौती भी बनी रहती है। इसलिए भविष्य में जरूरत है संतुलन बनाने की, विकास के साथ संरक्षण की। इसमें बड़ी कंपनियों की प्रमुख भूमिका के साथ सरकार की नीतियां भी बहुत मायने रखती है। इसी सीरीज की दूसरी कड़ी में हम और गहराई से जानेंगे झारखंड के खनिजों के अद्यतन आंकड़े, बड़ी कंपनियों की भूमिका, सरकारी नीतियां और चुनौतियों के समाधान। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था यह भी जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।